नमस्कार साथियों। और आपके सामने आज हम MSD 01 जो कि इग्नू MA हिंदी का आपको पता है कोर्स है, उसका आज हम हिंदी काव्य, रीति काव्य, भक्ति काव्य का जो असाइनमेंट है उसका आज हम करने जा रहे हैं। गीति काव्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो MSD 01 का मास्टर इन आर्ट्स हिंदी का जो असाइनमेंट है, इसका प्रश्न है, आप इसको आराम से देखिएगा। और इससे पहले के जो भी प्रश्न हैं पृथ्वीराज रासो हैं के बारे में है, चंद्रवत दाई ने जो बताया है, या विद्यापति के जो भी संग्रह के बारे में हमने पढ़ा है वह प्रीवियस वीडियोस में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज हम गीति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। बिना समय को व्यर्थ करे शुरू करते हैं और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कि गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली का विवेचन कीजिए। विद्यापति पदावली में 3 प्रकार के पद हैं: राधा कृष्ण संबंधी पद, दूसरा शिव विष्णु गंगा जानकी दुर्गा आदि के स्तुति परक आश्रदाताओं राजाओं की स्तुति भरे पद। तो इन 3 पदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें गीति काव्य के रूप में विद्यापति की पदावली का विवेचन करना है। तो पहला है राधा कृष्ण संबंधी पद। इन पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिलते हैं, यथा रति क्रीड़ा, नक्षिक वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन आदि। तो ये हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। राधा कृष्ण संबंधी पद हैं। शिव विष्णु दुर्गा संबंधी पद जो हैं, इन पदों में शिव दुर्गा विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी स्तुति परक जो गीत हैं वह भक्ति भाव इसमें आपको देखने को मिलता है। आश्रदाताओं राजाओं की स्तुति भरे पद, विद्यापति के ये तीसरे प्रकार के पद हैं। इन पदों में विद्यापति ने अपने आश्रयदाताओं, अपने राजाओं की वीरता का गुणगान किया है। आपको पता है कि जिन्होंने उनको आश्रय प्रदान किया उनकी वीरता का गुणगान विद्यापति ने किया है। तो आगे क्या देखते हैं कि विद्यापति के पदों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संगीतात्मकता ही है। मतलब कि जो उनका संगीतात्मक प्रकार से जो उनके पद हैं जिसमें आप गा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा उनकी विशेषता है। सर्वविदित है कि विद्वानों से लेकर हलवाहों तक की मंडली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता का कारण इसकी सहज संगीतात्मक सरल संप्रेषणीयता और उसमें लोकचित्त की भावनाओं की अनुगूंज ही है। गतिमयता इनकी गति काव्यों का प्राण तत्व है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैथिली में रचे गए इनके सारे के सारे पद गीति ही है, अर्थात गीत के माध्यम से ये प्रस्तुत किए गए हैं। गेय धर्मिता इनमें इस तरह भरी हुई है कि रागों के सारे शास्त्रीय विद्वानों के साथ कई बड़े संगीतज्ञ भी ये गीत सफलतापूर्वक गाते हैं। लयताल छंद मात्रा की कोई भी त्रुटि उन्हें इन गीतों में नहीं दिखती। और दूसरी तरफ एकदम से अपटू व्यक्ति जिन्हें संगीत शास्त्र के व्याकरण की कोई जानकारी नहीं है, वह भी बड़ी तन्मयता से गाकर आत्मसुख प्राप्त करते हैं कि एक ही गीत है, कखन हरत दुख मोर हे भोलानाथ। इस एक ही गीत को बगैर कही किसी शब्द और मात्रा परिवर्तन के लोग कभी प्रातःकालीन धुन पर गाते हैं, कभी सोहार की धुन में, कभी किसी और ही धुन में। यह इन गीतों में आत्मा की तरह बहती हुई संगीतात्मकता ही है जो इन्हें इस कदर लयबद्ध की हुई है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं, गीत काव्य में काव्य अनुभूति के साथ गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठ की तन्मयता संभव होती है। गीत काव्य व्यक्तिक अनुभूति की व्यंजना है, किंतु उसमें लोक हृदय का संपंदन भी होता है। यही कारण है कि व्यक्तिक गीत समूह गीत बन जाते हैं। विद्यापति के गीतों में यह बहुत ही बड़ी विशेषता है कि इनके यहाँ सारे काव्य गीत उन तत्वों से युक्त हैं जिनके
कारण गीतकार के तन्मयता के अनुरूप ही पाठ की तन्मयता मौजूद है। पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग इन गीतों में उतनी तन्मयता से खो जाते हैं जितनी रचनाकार की रही होगी। अर्थात जैसे रचनाकार खो जाते हैं इसी प्रकार से जो इनको पढ़ते हैं, जो इनका वर्णन करते हैं, वह भी भाव जो पाठक हैं या गायक हैं वह सभी लोग इसमें रम जाते हैं। ये विद्यापति के गीत काव्य की रचनाओं के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में हमें इसमें पता लग रहा है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। इनकी गीति रचनाएं चाहे भक्ति परक हो अथवा श्रृंगार परक, शक्ति वंदना हो या गंगा स्तुति या शिव नचारी, विरह विलाप हो या मिलन सुख से युक्त, सबके सब भावक को लीन करने में सफल है। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कलाओं से बरस रहा होता है, तब घर में अकेली बैठी कोई युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह सहती है, इसको चित्रित करते समय महाकवि ने जब सखी हे हमर दुखक नहीं और गीत लिखा होगा तो कितनी तन्मयता रही होगी, यह कल्पनीय है। इस गीत में यौन पिपासा, ध्येय लिप्सा और उद्दत कामुकता से आतुर किसी कामुक युवती की अश्लील काम भावना नहीं, विरह की आत्यंतिक पीड़ा सहती प्रेम रंग में रंगी एक प्रेम तपस्विनी की व्यथा व्यक्त हुई, जिसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृश्य से एकात्म स्थापित कर लेता है। इन गीतों में मणिकांचन संयोग की दशा यह है कि एक तरफ चित्रण ऐसे उत्कर्ष पर और दूसरी तरफ गीतमयता यह है कि पढ़ते हुए आपसे आप पाठक को के भीतर से कोई संगीत बज उठे, शब्दों का उच्चारण होते ही अनुभव हो कि शायद आसपास कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कोई मादक संगीत चल रहा हो जो भीतर से हृदय को कहीं कुरेदता है। झंपी धन गर्जंती संतत भुवन भरी बरी संतिया, कंत पाहुन कम दारुण सगने खरशर हंतिया, कुलिश कच्छत पात मुदिर मयूर नाचत मातिया, मत दादुर ढाके ढहुकी काटी जैत छातिया। विद्यापति ने गीतों के आदर्श मानने वाले भावकों को प्रोफेसर मैनेजर पांडे के ये धारणा सही लगी कि गीत काव्य में नाद तत्व या संगीत संवेदना से उद्भूत लयात्मक बोध अनिवार्य होता है। गीत और संगीत का संबंध आत्मिक है, आंतरिक है। गीत काव्य में भावों की गति लयात्मक होती है, संगीत गीत काव्य का सहजंग है। गीत काव्य में कहीं संगीत से काव्यत्व दब जाता है और कहीं काव्यत्व से संगीत अनुशासित होता है। महाकवि विद्यापति के इन गीतों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि यहाँ भावों की लयात्मक गति में काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। प्रोफेसर पांडे कहते हैं, विद्यापति के पदों में सौंदर्य चेतना का आलोक, भावनाभूति की तीव्रता, घनत्व एवं व्यापकता और लोकगीत तथा संगीत की आंतरिक सुसंगति है। कुछ आलोचकों का मत है कि विद्यापति के गीतों में लोकगीत अधिक निकट और उनमें संगीत की शास्त्रीयता का अभाव है। विद्यापति के गीतों में संगीत के तत्वों का अभाव नहीं है, क्योंकि लोचन कवि ने रागत रंगिनी में विद्यापति के गीतों की संगीतात्मक का विशद विवेचन किया है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव सूरदास के लीला पदों के रूप पर दिखाई पड़ता है। विद्यापति और सूरदास दोनों ही भक्ति आंदोलन के कवि हैं। दोनों के काव्य में लोकगीत की मौखिक परंपरा का सृजनात्मक रूप व्यक्त हुआ है। ये दोनों ही हिंदी जगत के दो जनपदों की भाषा के ग्राम गीतों के कलात्मक रूप के निर्माता और उन गीतों में जन संस्कृति की रचनाकार हैं। महाकवि विद्यापति के सारे गीतों का समुचित संकलन अभी तक तो हो ही नहीं पाया है, परंतु यह उनके पदों की गीतात्मक विशेषता ही है कि असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और यह कवि का लोक संबंध तथा लोक संस्कृति से गहरा संबद्धता ही है कि इन गीतों के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज मौजूद हैं, जिस कारण वह गीत जनपद की लालनाओं द्वारा उपनयन, विवाह, मुंडन, पूजा पाठ, कीर्तन भजन, साहर, जन्म मरण आदि
अवसरों पर गाए जाते हैं और बिल्कुल उन अवसरों के लिए सटीक बैठते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि किस प्रकार से विद्यापति की जो रचनाएं हैं वह सब लोगों से जुड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से विद्यापति के जो गीत हैं, महाकवि जो विद्यापति जी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वह हर जगह पूजा पाठ अनुष्ठानों में, विवाह मुंडन, जन्म मरण, हर अवसरों पर वह गाए जाते हैं और लोकगीत के रूप में ये सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। ये उनकी विशेषता को दिखाता है। विद्यापति के गीत लोकगीत के रूप में प्रचलित हैं। जनपद में लोकगीतों की तरह व्याप्त इनके गीतों का कारण ढूंढने में पाठकों को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह मनुष्य के राग विराग, संयोग वियोग, दुख सुख, हर्ष विषाद, मिलन विरह, मान समर्पण, लास उल्लास, लाज धाक, क्रोध स्नेह, रंग और पानी की तरह घुला मिला है। जनपद की कौन सी कहावत और कौन सा मुहावरा इनके गीतों में आकर कहावत और कौन सा मुहावरा इनके गीतों में आकर साहित्य बन गया और कौन सी पंक्ति लोक कंठ में जाकर कहावत बन गई है। किसी के आगमन के लिए काक शकुन की प्राचीन परंपरा मिथिला में है। महाकवि विद्यापति जब विरह व्याकुल नायिका द्वारा काग की खुशामद करने वाले गीत में इस लोक सत्य को व्यक्त करते हैं तो वह एक परिष्कृत रूप के साथ सामने आता है। आज भी इस पद की पंक्ति किसी प्रतीक्षा करती है, नायिका के मुंह से निकल जाती है कि मोरा रे अंगनवा चनन केरी गछिया, ताही चढ़ी कुररिया कागरे, सोने चोच बांधी तिब तोहे वायस, जऊ पिया आवत आजरे। तो ये एक आम जग जीवन की सामान्य सच्चाई है कि किसी भी तरुणी का प्रीतम जब उससे अलग रहता है तो सतत वह उसके संबंध में ही सोचती रहती है। नायिका की जो आकांक्षाएं जागृत अवस्था में पूरी नहीं होती है और हरदम जिसके लिए व्याकुल रहती है, स्वप्न में उनकी पूर्ति शुरू हो जाती है। लेकिन इस आकांक्षा पूर्ति की लालसा इतनी उत्कट रहती है कि उस हाल में वह सोई नहीं रह पाती। कवि ने नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। विद्यापति की रचनाओं का विवेचन किया गया, गीति काव्य का विवेचन किया गया है। बहुत सुंदर यहाँ पे हमें देखने को मिला और डेफिनेटली आपको ये काफ़ी हेल्प हुई होगी। मैं अतुल भारत आपके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और नए वीडियोस भी ज़रूर डालेंगे। एक छोटी सा आप लोगों के लिए एक सजेशन है, एक 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 ऐसा मेथड जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। तो सहज योग मेडिटेशन जो है उसके द्वारा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। आपका कंसंट्रेशन पावर, आपके अंदर का इनर पीस जो है वो डेवलप होएगा। आपकी मेमोरी पावर बहुत बेहतर होएगी। जो आपका अटेंशन डिसऑर्डर है, अर्थात हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन हमारा बहुत इधर उधर भागता है, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। अटेंशन जो है हमारे एक जगह टिक पाएगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये सहज योग मेडिटेशन आपको ज़रूर देगा। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड ऑफ मेडिटेशन और आप इसको यूट्यूब पे जाके, गूगल वेबसाइट पे जाके आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको सहज योग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको हर भाषा में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ज़रूर आप इस मेथड को यूज़ कीजिए अपने जीवन में आप अच्छा करने के लिए। बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा।